I am Dr. संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, SRKP गवर्नमेंट पीजी कॉलेज किशनगढ़। आज हम शक्ति पृथक्करण वाला टॉपिक शेष रह गया था, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमने पहले वाले चैप्टर में, पहले वाले टॉपिक में जब इसको डिस्कस किया था तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का महत्व, उसका प्रभाव, उसकी आलोचना, ये सब हमने पॉइंट्स देखे थे। लेकिन आज हम सिद्धांत के महत्व को देखेंगे। अब सिद्धांत का महत्व इस बात में निहित है, कोई भी सिद्धांत आप देखिए पॉलिटिकल साइंस में, कि जब कोई सिद्धांत दिया जाता है तो उसकी अपना प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उसकी आलोचना होती है, उसके पक्ष में भी कई बातें कही जा सकती है। अब जब हम देखें सिद्धांत का महत्व है वो इसी बात में निहित है कि शक्तियों का केंद्रीयकरण, ये सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शक्तियों के केंद्रीयकरण का विरोध करता है। विरोध करके ये कहता है कि किसी भी शासन के अंग में, वेदर इट इज़ जुडिशरी, वेदर इट इज़ आपका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये कहता है कि आपका किसी भी एक अंग में शासन निहित नहीं होना चाहिए या शासन की समस्त शक्तियाँ उसके अंदर निहित नहीं होनी चाहिए। अब जो एक महत्वपूर्ण बात यह है, और हम देखते हैं कि इसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया। अगर हम पहले देखें तो जैसे हमने इंग्लैंड के बारे में पढ़ा कि वहाँ पे शक्ति पृथक्करण हमको दिखता तो है, लेकिन वास्तव में नहीं है। न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, लेकिन इसमें न्यायपालिका को कैसी स्थिति प्रदान की इस सिद्धांत ने कि उसकी पूर्ण स्वतंत्रता की बात की। अब हम अगर देखें कि मॉन्टेस्क्यू का जो ये विचार थे और मॉन्टेस्क्यू के इन विचारों ने क्या प्रभाव डाला, ये प्रभाव ये डाला कि अमेरिका में पूरा के पूरा अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो, उसमें मॉन्टेस्क्यू के मूल्यों को या उसकी वैल्यूज़ को शामिल किया गया। और इसके अलावा मॉन्टेस्क्यू के विचारों से फ्रांस की क्रांति व अमेरिका की स्वतंत्रता को या उसके विचार को बल मिला। और अगर हम ये कहें, अगर इस कहने में ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को राजनीतिक चिंतन के इतिहास में इसको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। क्योंकि इसमें आप इस चीज़ को हम मान सकते हैं कि इसने स्वतंत्रता की जो ह्यूमन की जो बेसिक जो नीड है स्वतंत्रता, उसको इसने बहुत ही ज़्यादा सबसे सर्वोपरि स्थान दिया। और ये पूरा शक्ति पृथक्करण सिद्धांत देखें तो हम ये सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि आपकी एग्जीक्यूटिव अलग होनी चाहिए, उसका काम अलग होना चाहिए, जुडिशरी अलग होनी चाहिए, लेजिस्लेचर अलग होनी नहीं। इसका मतलब यही है कि अगर हम इन तीनों को अगर अलग नहीं करते हैं तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी तरह से खतरे में पड़ जाएगी। अब अगर हम ये देखें कि शक्ति पृथक्करण का आधुनिक रूप अगर हम उसके बारे में विचार करें तो उसको हम नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत के साथ उसको देख सकते हैं। या इसको अगर हम यूँ कहें कि क्या इसने उसका कार्यकरण कैसे संभव है, तो कार्यकरण ऐसे संभव है, कार्यकरण सिर्फ और सिर्फ नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत द्वारा इसका कार्यकरण संभव है। और अमेरिका इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कि उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में न केवल शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को लिया, बल्कि वहाँ पर चेक्स एंड बैलेंसेस या नियंत्रण एवं संतुलन का भी सिद्धांत है। इसका अर्थ यह है कि सरकार के विभिन्न अंग एक दूसरे की शक्ति पर इस प्रकार से नियंत्रण स्थापित करें कि शक्ति का संतुलन बना रहे और कोई भी विभाग निरंकुश शक्तियों का प्रयोग नहीं करे। अब निरंकुश शक्तियों का प्रयोग का मतलब यह है कि हाँ, आपके तीनों विभाग एक दूसरे से पृथक रहकर कार्य करें, लेकिन दूसरा विभाग उसकी शक्तियों को इस प्रकार से संतुलित करे कि कोई एक अंग बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो जाए। और मैकाइवर के अनुसार समस्या का हल शक्ति पृथक्करण नहीं, वरन इन तीनों में इस ढंग से संबंध स्थापित करना है कि उत्तरदायित्व का योग्यता से संबंध विच्छेद न हो जाए। इसका उद्देश्य यही है कि शक्तियों को नियंत्रित करते हुए शासन व्यवस्था में संतुलन को स्थापित करना। और आप देखेंगे कि नियंत्रण एवं संतुलन का सबसे बेहतरीन उदाहरण पहले भी हमने बात की थी, अमेरिका है। और उसके बारे में मेडिसन लिखते हैं कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का आशय ये नहीं है कि व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका का एक दूसरे से कोई संबंध न रहे, जब तक ये तीनों अंग एक दूसरे से संबंध न किए जाएंगे और इस तरह से मिला नहीं दिए जाएंगे और कि एक दूसरे का नियंत्रण एक का नियंत्रण दूसरे पर स्थापित हो जाए, तब तक हम स्वतंत्र सरकार की स्थापना कदापि उसके बारे में सोच नहीं सकते हैं, या वो स्वतंत्र सरकार की स्थापना नहीं हो सकती है।
बॉयल ने यह कहा कि नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था सोच समझ कर की गई है, जिसमें शासन की कोई शाखा पागलपन न कर बैठे। और अमेरिकी की संसद कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों को जैसे कि अब किस तरीके से, अब हम ये देखें कि किस तरीके से वो एक दूसरे को नियंत्रित एवं संतुलित करती है। इसमें राष्ट्रपति अगर कोई कांग्रेस द्वारा कोई भी पारित विधेयक है, उसके बारे में वीटो करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में है, और उसे विलंबकारी और जेबी वीटो दोनों प्राप्त है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि ऑग और रे लिखते हैं कि अमेरिकी शासन का कोई लक्षण इतना प्रमुख नहीं है जिसमें जितना कि नियंत्रण एवं संतुलन के साथ उसको अपनाया गया शक्ति विभाजन सिद्धांत। अब हम आगे के लेक्चर में हम लोग अमेरिका की व्यवस्था के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और नियंत्रण इसकी शक्ति इस सिद्धांत की आलोचना भी हम देखेंगे। थैंक यू।